जैसे सलाहकार पिछड़ों की राजनीति, भारत यात्रा से भारत क्रांति के फलसफों को छोड़कर जमीनी हकीकत को समझेंगे भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को ये हार पिछली हारों से अलग लगी। इन लोगों का ये मानना था कि इस बार कांग्रेस अच्छी तैयारी से लड़ी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसका कैंपेन कुछ मामलों में भाजपा से 21 रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अंत में नतीजा वही ढाक के 3 पात यानी कि कांग्रेस की हार रहे। आखिर कहां चूकती है कांग्रेस, उस रिपोर्ट में देखिए। इस बार 5 राज्यों के चुनाव में यह दिखा कि जनता ने कांग्रेस को जीत नहीं दिलाई, लेकिन मरने भी नहीं दिया। आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस से जनता क्यों इतनी खफा है? कांग्रेस 5 में 4 राज्यों में चुनाव हार गई। वो सिर्फ एक तेलंगाना में चुनाव जीती। नया राज्य बनने के बाद हुए तीसरे चुनाव में पहली बार कांग्रेस जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों और एक पूर्वोत्तर के राज्य में चुनाव हार गई। हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा को कांग्रेस से 50 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। फिर भी मिजोरम छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस को 40% के करीब वोट मिले हैं। किसी भी पार्टी के लिए इतना वोट बहुत महत्व रखता है। राजस्थान में कांग्रेस 2% वोट से पीछे रही तो छत्तीसगढ़ में 4% वोट का अंतर रहा। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस 8% वोट से पीछे रही। क्या जनता को लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत अभी नहीं होना है? जहां कांग्रेस है और भाजपा से सीधी लड़ाई है, वहां वो टक्कर भी दे सकती है। अगर राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के वोट को लोकसभा के हिसाब से देखें तो भाजपा ने कांग्रेस के इस चुनौती को समझा होगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रही होगी। इन आंकड़ों का एक नुकसान कांग्रेस को ये हुआ है कि जो विपक्षी पार्टियां तलवार लेकर खड़ी थी, उनको लगा है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर कांग्रेस 2 या 3 राज्यों में जीत गई होती तो कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खराब होता और वे फिर विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाती। वो नहीं हुआ है। अब शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ सशक्त गठबंधन करेंगी। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक जल्द ही होगी और उसमें सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति और मुद्दों आदि पर चर्चा होगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां हर सीट के लिए एक उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर हो जाएंगी सहमत? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात विधानसभा चुनाव में जब भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को मंदिरों के चक्कर लगाने को लेकर निशाना बनाया था तो एक बार तो लगा था कि आखिर कांग्रेस ने भाजपा के हिंदुत्व काट का तोड़ ढूंढ लिया है। लेकिन पहले गुजरात में एक तरफा हार और फिर हालिया विधानसभा चुनाव में मंदिरों के अलावा संत महात्माओं को भी साधने के बाद भी जीत से दूर कांग्रेस और उसका सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चला हुआ कारतूस साबित हो रहा है। कांग्रेस ने ढर्रे पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी ने भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, कमलनाथ को चुनाव लड़ने का ठेका दिया। इन नेताओं ने फिर सर्वे मार्केटिंग कंपनियों को ठेका दिया। इन सब ने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की गारंटियों की नकल पर गारंटियां बनाई। राहुल गांधी ने पिछड़ों की राजनीति, जाति जनगणना के एक जुमले से कांग्रेस की आत्मघाती नई आइडेंटिटी बनाई। यह आत्मविश्वास पाला कि इसके बूते कांग्रेस अकेले चुनाव जीत लेगी। अंत में नतीजा, कांग्रेस चारों खाने चित है। न कांग्रेस को समझ आ रहा है और न इंडिया अलायंस को कि आगे कैसे लोकसभा चुनाव लड़े। इस नाते विपक्ष के लिए नतीजे समझाने का मौका है। हार को ईवीएम के मत्थे मरना बेकार बात है। मैं इसलिए ईवीएम के शक को फिजूल मानता हूं। ईवीएम का शक फिजूल है क्योंकि जमीन पर यह बार बार दिखाई दिया है कि विपक्ष खुद चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अपने पावों पर कुल्हाड़ी मारता है। भाजपा बनाम विपक्ष की ग्राउंड राजनीति प्रबंधन, तैयारियों और वोट दिलाओ भावनात्मक चिंगारियों के फर्क का हिस्सा भी नहीं बनेगा। बतौर मिसाल, चुनाव घोषणा से पहले
दिल्ली में तनिक भनक नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के दूर-दराज तक में कैसे हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण की सियासी चिंगारियां सुलगी हुई हैं। सभी मानते रहे हैं कि भूपेश बघेल या मध्य प्रदेश में कमलनाथ हनुमान मंदिर, बाबाओं को पटाने या राम वन गमन पथ आदि से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। मतलब मोदी शाह की हिंदू राजनीति के सॉफ्ट क्लोन हैं। इसलिए भावनात्मक हिंदू राजनीति में मतदाता न्यूट्रल रहेंगे। कांग्रेस से चिढ़ नहीं होगी, पर वोट इन सतही बातों से नहीं गिरा करते हैं। छत्तीसगढ़ जाकर ये मालूम पड़ा कि फला जगह एक मुसलमान से हिंदू मारा गया, तो उस पर बीजेपी ने न केवल लोकल राजनीति की, बल्कि बाद में मृतक के पिता को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। खुद अमित शाह ने मंच पर उसका हाथ खड़ा करके पूछा कि जिताओगे या नहीं। आपका वोट सिर्फ भाजपा सरकार नहीं बनाएगा, आपका एक वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का काम करेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति को सबक सिखाने का काम करेगा। आपका एक वोट भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का वोट। ऐसे ही बस्तर के आदिवासी इलाके में धर्मांतरण की आंचलिक चिंगारियों, राजधानी रायपुर में मुस्लिम मेयर के हवाले तुष्टीकरण की अंतर्धाराएं बनी हुई थी। इन बातों को प्रादेशिक या आंचलिक स्तर पर भांपने में न सर्वे एजेंसियां कामयाब हो सकती हैं और न दिल्ली के पत्रकार पूछ सकते हैं। केजरीवाल, अखिलेश, राहुल, ममता, नीतीश सब समझते हैं कि वे भाजपा को हराने का दम रखते हैं, जबकि इस बेसिक बात का किसी को ख्याल नहीं है कि मोदी, शाह और भाजपा का पूरा चुनाव मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर चुपचाप बनी उस भावनात्मक लहर पर होता है जिसका टॉप हमेशा मोदी की मेगा फिल्म के भव्य मंचन, अभिनय, श्रृंगारों और डायलॉग में चुपचाप पकती होती है। तभी धर्म और जातियां पूरे भक्ति भाव से भाजपा को वोट देती हैं। लोगों को ना तो महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान होता है और ना स्थानीय मसलों पर। यूं भी उत्तर भारत को लेकर ये मानना रहा है कि सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लावा खतबदार पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार विरोधी खतबदाहट पर अच्छे दिनों का जुमला बनाकर प्रधानमंत्री बने। इसी की समझ में वे पहले दिन से विपक्ष को बेईमान करार दिए रहने का येन किन प्रकारेण नैरेटिव चलाए हुए हैं। इसके लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग निसंकोच है। मत विपक्ष हिम्मत ना कर पाए, राहुल गांधी और विपक्ष किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को लेकर जनता में बतौर क्रूसेडर ना उभरे। अरविंद केजरीवाल के ईमानदार होने का चोगा भी उतरे। ये मोदी शाह की कोर चुनावी रणनीति है, इसलिए कि जात पात, ओबीसी, महंगाई, बेरोजगारी सबसे पार पाना भाजपा की चुनाव मशीनरी के लिए मामूली बात है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार, असमानता और गरीबी का हल्ला बना तो लोग सचमुच भाजपा पर पुनर्विचार में सोचने लगेंगे। ऐसा खतरा राफेल और अडानी विवाद से बनता लग रहा था, लेकिन दोनों मसलों पर मोदी और शाह की कूटनीति के सामने विपक्ष में पूरी समझ नहीं बनी तो राहुल गांधी की भारत यात्रा, जातीय जनगणना जैसी सलाह से भ्रष्टाचार के मसले को छोड़ बैठे। विपक्ष के बाकी नेताओं की मजबूरी ये है कि वे किसी न किसी बात के बतंगड़ में ईडी, सीबीआई से घिरे हुए हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के बाद विपक्ष के लिए सोचने का मौका है कि ना तो किसी एक पार्टी के बूते भाजपा को हराना संभव है और ना बासी पुराने मुद्दे से चुनाव लड़ा जा सकता है। फिलहाल साबित है कि नरेंद्र मोदी की इमेज के आगे विपक्ष मुद्दे और नैरेटिव के मामले में अंधकार में है। हालात ये हैं कि इंडिया अलायंस में फिलहाल चिंता है कि पार्टियों में पहले सीटों का बंटवारा हो। मानो परस्पर सीटें बढ़ गई तो वहां पार्टी और उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ लड़ लेंगे। असल में तब तक कुछ नहीं होना है जब तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियां ये तय नहीं करती कि वे एक सुर में किस बात पर अखिल भारतीय हल्ला मचाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आज किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मोदी सरकार में महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाओं का बर्थ रेट बढ़ा है, ये मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि बैंक से लाभ के लिए सरकार ने योजनाएं भी बनाई हैं। हमारे देश की महिला सशक्त हो रही हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार में महिलाएं पहले से ज्यादा सशक्त हुई हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी केशव झा ने मनसुख मांडविया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। सर, आज आपने बात किया मोदी सरकार में किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने वुमेन लेड डेवलपमेंट का अप्रोच
किया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट के द्वारा महिला अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करे, उसके लिए महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को समृद्ध बनाना, महिलाओं को समानता देना, महिलाओं को सुविधा देना और महिलाओं को अर्थोपार्जन के लिए सक्षम बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है। नमो ड्रोन आप नीति की बात किया है कि महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के लिए मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पसंद किया है। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध करा के ड्रोन की चलाने की तालीम दे के नमो ड्रोन दीदी तैयार करना, और नमो ड्रोन दीदी के द्वारा महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, आज नैनो यूरिया, नैनो DAP जैसे फर्टिलाइज़र उपलब्ध हुए हैं। ये फर्टिलाइज़र में का छिड़काव करने के लिए नैनो ड्रोन का उपयोग करना ये समय की मांग है। उसमें महिला सहभागी हो रही है, उससे दो फायदा होगा, महिला अर्थोपार्जन भी कर पाएगी और नई टेक्नोलॉजी से अवगत भी होगी, रिफॉर्म में भी अपना हिस्सा ले पाएगी। इस दृष्टि से मोदी जी ने महिलाओं को जोड़ा है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो हेल्थ मिनिस्टर को आपने सुना क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।